दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार आपके अपनी कक्षा में। और कल हमने पढ़ा था व्याकरण में, हमने वर्ण विचार पढ़ लिया था। आज हम आते हैं शब्द विचार। तो जो संधियां हैं वो मैंने संस्कृत में पढ़ा रखे हैं। तो संस्कृत और हिंदी की संधि लगभग एक सी हैं और आपकी टीईटी में हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों शब्द विचार की। हमें शब्द विचार पढ़ना है। इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों? देखो, शब्द विचार में हम क्या पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी, ये शब्द सारे। चले आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना है हमें? संकर शब्द होते हैं, बहुब्रीहि होते हैं, विकार रूप परिवर्तन होता है। फिर आगे हम संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से ये मान के चलो कि यहाँ से आपको 5 नंबर से 7 नंबर तक का मिलेगा आराम से। और जब क्लास हो जाए तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हाँ सर मेरे आगामी 30 मिनट सही हुए या बर्बाद हुए। यदि बर्बाद हुए तो अगली क्लासेस मत देखना भाई, इतना ही कह सकता हूँ। पता है, मुझे तो पता है कि आता है। तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं शब्द विचार से। भाषा के अंग 3 होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। हम वर्ण पढ़ चुके हैं, आज शब्द पढ़ लेंगे, इसके बाद वाक्य पढ़ेंगे। व्याकरण हमारी कंप्लीट हुई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और जो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, भाव के आधार पर क्या होती है? वाक्य होती है। चले भाई आगे जाते हैं। वर्ण शब्द, वर्णों के साथ योग को शब्द कहते हैं। जैसे कम, कम, अल्प, थोड़ा वर्ण, 2 या 2 अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर पढ़ा दिया था, ये सारी चीज़ें होंगी थी। हाँ, शब्द विचार में क्या हो? उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द है। व्युत्पत्ति क्या है? इन्हीं से उत्पन्न रूढ़ व यौगिक और योग ऋण। अर्थ के आधार पर सार्थक होते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए। विकारी में क्या आएंगे? विकारी में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक। और विकार में क्या आते हैं? लिंग है, वचन है, काल है, कारक है। ये सारी चीज़ हमें पढ़नी है। लिंग, वचन, कार, कारक। भाषा परिवर्तनशील होती है, पहले तो ये याद रखना। भाषा सदैव कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। और भाषा अर्जित भी होती है। ये 2 चीज़ें याद आप लोग रखेंगे। आगे हम दोस्तों चलते हैं शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी, संकर। हम इन शब्दों का अर्थ समझा देंगे आपको क्या होता है, बस उसके बाद आप लोग पेपर में कर लेंगे। बहुत स्वाभाविक होगा। जैसे कि हम देखते हैं संस्कृत, पहले थी हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत से बनी वैदिक, लौकिक। ठीक है, वैदिक संस्कृत आई, फिर वैदिक मतलब संस्कृत मूल थी। संस्कृत के 2 भाग, वैदिक और लौकिक। तो वैदिक जो हमारी वेदों में रहेगी, लौकिक जो आज लोग हम टीईटी में पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद पाली आई, पाली से टूट के प्राकृतिक बनी, प्राकृतिक से अपभ्रंश बनी, और जब अपभ्रंश हो गई तो अपभ्रंश से हमारी सौरसेनी आ गई और हिंदी आई, फिर हिंदी आई। ठीक है, अब तत्सम क्या होते हैं? मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए हुए कहलाते हैं। तत्सम मतलब होता है शुद्ध शब्द। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या? मूल भाषा संस्कृत के वे जो शब्द मूल रूप में परिवर्तित होकर प्रयोग किए जा रहे हैं। मूल रूप में परिवर्तन मतलब मूल रूप में नहीं है, रूप परिवर्तन ही इनने प्रयोग किया। जो शब्द बिना रूप परिवर्तन, मतलब जैसे हम कहते हैं ये ऋषि का रकाल है तुम्हारा, ये भाई ओरिजिनल ऋषि है, लेकिन हम जब री हिंदी में यूज करते हैं तो ये लिखते हैं। तो ये भाई उसका क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया। तत्सम रूप तो क्या है? तत्सम रूप ये है, जैसे हम कहते हैं घी, घी, घी इसका हो गया तद्भव। घी का तत्सम शब्द क्या होता है? घृत। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने संस्कृत में तत्सम, तत्सम संस्कृत, सा से संस्कृत, तत्सम, और तद्भव क्या होते हैं? अशुद्ध शब्द होते हैं। जैसे देखो प्रथम, और इसका क्या होगा? पहला होगा। आगे चलते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर करने के लिए तो देखो संयुक्त अक्षर, चाहे छत्री के छा से हो, तुम्हारा त्रा त्रिशूल से हो, ज्ञानी से हो, स्त्रा से हो, आदि के प्रयोग से बने वर्ण अधिकांशतः शुद्ध शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, याद रखना। शुद्ध अधिकांशतः लिखा, मैंने ये नहीं कहा 100%। तो आप अब बात लेके चले आओ मेरे पास। अधिकांशतः शब्द होते हैं। अनुनासिक, जिन पर ये रखिए के प्रयोग से बना शब्द तत्सम नहीं होता है कभी भी। ऐसे ये होगा, ये तो विदेशी स्वर होते हैं, ये जहाँ पे भी लगी वो समझा देंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। डेवर्ड है उत्क्षेप द्विगुण ताड़न्यात के प्रयोग से बना शब्द तत्सम नहीं होगा। मतलब कैसा होगा? तद्भव होगा। तद्भव ही हो सकता है, देशज भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, सब समझाएंगे। अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। मतलब अगर हम पंचम है 5 लिखेंगे तो ये तद्भव है, और इसी को तत्सम लिखना है तो पंच लिखना है। तो अनुनासिक हमारा ये होता है, और इसका तत्सम रूप क्या है? अंग है, सिर्फ अंग, अंग की बिंदी ऐसे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। री का प्रयोग कर बनाया गया शब्द सदैव तत्सम होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर री शब्द से है, ऋषि है, तो ये भाई तत्सम शब्द लिखा है। री शब्द से बना शब्द सदैव तत्सम होता है। वे शब्द जो बोलने, पढ़ने, लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं लगभग तत्सम शब्द कहे जाते हैं।
जैसे घृत देख लीजिए, बोलने में कठिन हो। देशज शब्द क्या होते हैं? देश धन जा, जावा ने जन्म लेने वाला, जो देश में जन्म लिया है। आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे खुरपा, जैसे गड़बड़, जैसे हड़बड़ाहट। तो ये क्या है भाई, हड़बड़ाहट कुछ शब्द है ये, लेकिन हम देसी शब्दों की वजह से इनको क्या करना पड़ रहा है, यूज में लेना पड़ रहा है। आगे चलें। विदेशी या विदेशज शब्द, हिंदी और संस्कृत के शब्दों को छोड़कर अन्य दूसरे शब्द विदेशी भाषाओं में होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जहाँ भी ये वाला शब्द आएगा तो ये आगत स्वर होता है। क्या होता है? आगत। तो विदेशी लिख लेना। ये रेलवे है, बस है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, देख रहे हैं ये तीनों शब्द देखो, आगत स्वर हमने जो पढ़ाया था ऐसे, सिर्फ इसमें चांद बिंदी नहीं है, चांद का आकार भर है, तो ये विदेशी होते हैं। संकर या मिश्र शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिला होता है, जैसे अग्नि, अग्नि तो हमारा हिंदी का शब्द हो गया, और बोट, जैसे बम, बम हिंदी हो गया, ब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स होगा फटना। तो दो शब्द मिल गए तो संकर या मिश्र शब्द बन गए हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और याद रखना, जो विदेशज शब्द होते हैं, जैसे जा के नीचे ये लगी बिंदी, का के नीचे ये लगी, खा के नीचे ऐसी बिंदी लगी, जो हमने पढ़ाए थे तुम्हारे होते हैं अरबी फारसी शब्द, अगर वो लगे हैं तो अरबी फारसी के होंगे। हाँ, व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ निश्चित होता है, इन्हें किसी भी अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि शब्द रचना की चार इकाइयाँ होती हैं, पहली संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो संधि समास हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। संधि समास पढ़ने के लिए आपको संस्कृत क्लास देख लेना, उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? इनमें अगर आप कहेंगे हिंदी की संधि सर अलग से बता दीजिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। इनमें संधि समास रूढ़ शब्द होते हैं। संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय कुछ भी नहीं होता है, इनमें किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता। मतलब जो रूढ़ शब्द होते हैं ना, उनमें संधि होगी ना, समास होगा ना, उपसर्ग ना प्रत्यय, कुछ नहीं होगा। यौगिक शब्द क्या होते हैं? योग धन एक, यदि दो रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए तो यौगिक शब्द होते हैं। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं तथा विच्छेद करने पर प्राप्त अपना अपना अर्थ देते हैं। समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुब्रीहि समास के अलावा सभी समासों के उदाहरण, मतलब जितनी भी संधि हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, तो सिर्फ उन्हें बहुब्रीहि समास के अलावा सभी समासों के उदाहरण होते हैं। वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण नहीं होते, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अन्य किसी तीसरे का ही अर्थ निकलता है। ठीक है, बहुब्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण, मतलब संधि हैं जितनी भी तुम्हारे, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, और समास, सर बहुब्रीहि समास जितने भी शब्द आते हैं वो सब क्या होते हैं? यौगिक के उदाहरण होते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? इसमें समझ में आ गया ना, संधि तुम्हारी पूरी, उपसर्ग और प्रत्यय और समास तुम्हारे सिर्फ बहुब्रीहि को छोड़कर सब काय के उदाहरण होते हैं, यौगिक के उदाहरण होते हैं, यौगिक शब्द के। चलो, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उनका एक अलग विशेष सांकेतिक अर्थ होता है, जैसे गजानन, मतलब बहुब्रीहि समास आ गया यहाँ पे। तो बहुब्रीहि समास वाले शब्द कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या में आते हैं? जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, आप आँख मीच के लगा देना कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। अच्छा, रूढ़ शब्द में क्या आते हैं? देखो, अभी एक ये अपना फाइनल है, अपन क्या कहते हैं उसे, सारांश कहने का। जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी नहीं आते हैं। यौगिक शब्द में क्या होता है? संधि आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, बहुब्रीहि के अलावा समस्त समास आते हैं। योग रूढ़ में क्या होता है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। योग रूढ़ में क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? साधन अर्थ, अर्थ के सहित। निरर्थक क्या होते हैं? रहित के बिना। ठीक है, अगला देखें। वे शब्द जिनका अपना अर्थ होता है और भाषा में प्रयोग में स्वतंत्र रूप से लाए जाते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। जिनका अपना खुद का अर्थ होता है और भाषा प्रयोग में लाए जाते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, भाषा में परतंत्र होते हैं, सार्थक शब्दों के साथ। जैसे सार्थक, निरर्थक। देख, खाना बाना निकाला, खाना वाना हो गया यार कि नहीं? पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई वढ़ाई सबसे सही जाता है कि नहीं? चाय वाय पे जान दो, ले आओ यार, दाल बाल हो जान दो, और आओ खेलो खाओ, हैं, खेल वेल हो जाए, निकालना, आओ खेलाओ, खेल वेल कर दें उनको, है। तो खेल तो भाई बेल का है, पता है कुछ? हाँ, ये नहीं कहना ग्रांट परमिशन होगी सर। विकार या रूप परिवर्तित या बदलाव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी, अव्यय। ठीक है, परिवर्तन की चार इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, काल, कारक। परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? चार इकाइयाँ, लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक। ठीक है, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर शब्द में बदलाव कर सकें विकारी शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर क्या कर सकें, शब्द में बदलाव कर सकें, तो विकारी शब्द कहलाते हैं। कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन, जैसे मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, तो मोहन ने किसे पत्र लिखा? सोहन को। कर्म क्या हो गया? सोहन। क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र भी कर्म है यहाँ।
ठीक है। वाक्य में जहाँ कभी विभक्ति लिखी होगी उसके पहले कारक लिखा होता है, जैसे सोहन ने मोहन, तो ये विभक्ति होगी ने। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कालक कार के आधार बदलाव नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में 4 अविकारी शब्द होते हैं। तो देखो 4 विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या होते हैं? तुम्हारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी अव्यय क्या होते हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, वैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। संज्ञा, दुनिया के सब नाम संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी नाम है संज्ञा कहलाएंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा मूल रूप में 2 प्रकार की होती है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्या होती है? एक होती है अपनी यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वे संख्या जो वास्तविक हों, दृश्य हों, मूर्त हों, यथार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक वे संज्ञा जो अदृश्य और अमूर्त होती हैं। संज्ञाएं 4 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। लेकिन याद रखना संज्ञा के 3 भेद होते हैं और टीईटी में आपको 3 भेद ही टिक करने हैं। कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो यहाँ भी लिख दिया, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 संज्ञाएं होती हैं। कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। बैलेट फॉर टेट, टीईटी में कितने करना आपको? देखो उसमें इस पर लिखा बैलेट फॉर टेट। टीईटी के लिए कितने बैलेट हैं भैया? 3 बैलेट हैं। अभी देख लेना, नहीं तो फिर नहीं कहना सर बताया नहीं था। 3 बैलेट है। टीईटी के लिए कितने बैलेट हैं? 3 बैलेट हैं। चले आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की जाति के समूह या वर्ग के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रकार देख लीजिए भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, दृश्य सदैव एक वचन में होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता। मतलब व्यक्तिवाचक, देखो इंपॉर्टेंट ट्रिक, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दिखती हैं और इनका सदैव एक वचन होता है, इनका बहुवचन नहीं बनता। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होती हैं, बहुवचन या एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। ठीक है। और भाववाचक संज्ञा तो सदैव अदृश्य होती, दिखती नहीं। जैसे हम कहते हैं ईमानदारी, जिसके तो प्यार कहीं दिखते हैं? बताओ, यही देखेंगे। आगे देखते हैं। जैसे करुणा हो गया, दया हो गया, दुखी, सुखी, चिंता, ये सब भाववाचक संज्ञा के आते हैं। जैसे जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, यह अदृश्य है, एक वचन है, भाववाचक संज्ञा है। जवानी की जवानियाँ, कुर्बानी की कुर्बानियाँ, मेहरबानी की मेहरबानियाँ, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इनके ऐसी एक वचन संज्ञा जिनका बहुवचन बन सकता है। किसी भी भाववाचक संज्ञा का शब्द का बहुवचन बना दिया जाए, ये देखो क्या कह रहा है, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए, मतलब भाववाचक संज्ञा थी जवानी, जवानी का हमने बना दिया बहुवचन जवानियाँ, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाए। मतलब सीधा कह सकते हैं यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। चले भाई आगे। कृष्णा, अच्छा। सर्वनाम, सर्वधन नाम, सम्मानित सबका नाम माने नाम, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आपको इतना याद रखना, सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभी यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और क्या होते हैं अपने निजवाचक। ठीक है। तो सर्वनाम कितने होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक में देख लीजिए भाई, देख लीजिए पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, मैं, हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए मध्यम। आई भी, मैं और हम उत्तम पुरुष में आते। तुम, आप, तुम मध्यम पुरुष में आते जिसके बारे में बात की जाए। या प्राणी के नाम के स्थान पर पुरुषवाचक या अन्य बहुवचन प्रयोग होता है। वह ईमानदार है तो वह अन्य पुरुष हो गया। ईमानदार है, ये क्या हो गया भाई? वह ईमानदार है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। चलो अगला देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है तो यह, वह, ये, निश्चित, यह मेरा घर है, यह जो है यह मेरा घर है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम यह हो गया। कभी वह होगा, ये, वे, ये सब यदि शब्द आए तो किसी वस्तु की विशेषता बता रहे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह घर, देखो इन दोनों में देखना, अरे माफ कीजिए एक सेकंड, यह मेरा घर है, इसमें तो निश्चयवाचक, यह घर मेरा है तो विशेषण हो गया। यह घर मेरा, जिसके लिए शब्द आया हुआ संज्ञा के ठीक बाद लिखा जाता है, इसमें लिखा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ,
जो बेशब्द जो निश्चितता का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधबोधक और संबंध का बोध कराने वाले सर्वनामों को संबंधबोधक सर्वनाम कहते हैं। मेरा, मेरी, हमारा, हमारे, तेरा, तेरी, आपका, आपके, ये सब होते हैं। अगला देखें, मोहन का भाई, मोहन की भी काकी के आगे। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाने पर बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक। आपका नाम क्या है, तो क्या शब्द है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपसे मेरा संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। कब, क्यों, क्या, कहाँ, कौन, कैसे। निजवाचक सर्वनाम देख लीजिए भाई। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम होगा। आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा। तो मतलब आदर के लिए क्या है, आप सो जाओ, आप सो जाओ आदर हेतु पुरुषवाचक का प्रथम पुरुष, और जबकि यहाँ क्या है, उत्तम पुरुष निजवाचक हो गया। परिचय का संदर्भ, आप अन्य पुरुष में। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। आप राष्ट्रीयता के नाम से कहे जाते हैं। हाँ भाई, विश्लेषण पढ़ लीजिए, इस चार्ट को जरूर एक बार लिख लेना आप लोग। सर्वनाम का प्रकार, वाचक शब्द। सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं, हम, तुम, आप, यह वह। निजवाचक सर्वनाम में क्या हो गया, यह वह, ये, वस्तु, स्थान। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ का है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसका, जिसकी, जिसके। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कहाँ, क्या, कैसे। और निजवाचक सर्वनाम में आप, उत्तम पुरुष हेतु। अब विशेषण बताते, विशेषता बताएं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। लेकिन विशेषण की जो विशेषता बता दे वो प्रविशेष कहलाता है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। तो वह विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण क्या होता है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, मतलब संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। विशेषक क्या होता है? जिससे विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषक कहते हैं। सुंदर बगीचा, तो बगीचा क्या है, बगीचे की सुंदरता बताई जा रही तो विशेष्य, और विशेषक कौन है, सुंदर। प्रविशेषण क्या हुआ, विशेषण जो विशेषता की भी वो है, बहुत चालाक है, तो चालाक तो विशेषण हो गया। इसकी विशेषता क्या है, बहुत। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे देखो, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध कराते हैं। गुणवाचक शब्द, गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए कैसा, कैसी, कैसे शब्द आदि का प्रयोग करने पर पता चल जाता है। संख्यावाचक वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इसमें निश्चित संख्यावाची होते हैं, अनिश्चित। निश्चित संख्यावाची कैसे, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, दोगुना तिगुना, क्रमवाचक, पहला दूसरा, समूहवाचक, 2 3 सभी। अनिश्चित संख्यावाची। परिणामवाचक क्या होता है, मात्रा, माप, तौल के आधार पर संज्ञा सर्वनाम की तौल बताती है, लीटर हो गया, ml, किलो आदि। निश्चित परिणामवाचक क्या होता है, इसमें परिणामवाचक के 2 होते हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, बहुत मानी बहुत बालक थे। आगे देखते हैं, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ तो देखो, यह पुस्तक मेरी है, विशेषण बता रहा है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी को अगर पहले रख दोगे तो वही सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण, संज्ञा शब्दों से विशेषण को बनाया, यदि किसी संज्ञा के प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह संज्ञा विशेषण बनाने लगती है। अब विशेषण की अवस्थाएं देख लीजिए भाई। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या होती है, विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसके विशेषण शब्द मूल रूप में होता है। राम होशियार है, होशियार क्या है, मूल अवस्था है। मोहन चालाक है, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना दूसरी संज्ञा सर्वनाम से की जाए। ठीक है, जो वह उससे ऊंचा है ऐसे किया जाए। तुलनात्मक अध्ययन हो, जैसे या तो विशेषण शब्द के ठीक पहले से पद लिखा हो, कैसे पहचानोगे, उत्तरावस्था, ठीक पहले से शब्द लिखा हो, या विशेषण के साथ तर प्रत्यय प्रयोग हुआ हो अवस्था बनाने के लिए, या तो विशेषण के ठीक पहले जैसे उच्च, उच्चतर है। मूल्यावस्था कोई तुलना नहीं, उत्तरावस्था 2 तुलना, उत्तमावस्था सबसे तुलना, मूल रूप से विशेषण, स्तर सबसे, और निम्न में क्या कहें, निम्नता से निम्न, निम्न से सबसे निम्न, लघु से लघुत्तर, लघु तक, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। विशेषण उत्तमावस्था में अपादान कारक होता है, विशेषण की उत्तमावस्था में अधिकरण कारक भी होता है। आगे देखते हैं भाई, उद्देश्य विशेषण या विधेयक विशेषण। उद्देश्य क्या है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। विधेयक के संबंध में कहा गया कथन विधेयक कहलाता है। जैसे कर्ता धन कर्म क्रिया, कर्ता उद्देश्य है, कर्ता धन कर्म क्या है, कर्म धन क्रिया क्या है, विधेय है। उद्देश्य कर्ता, चलो ये सब चीज़ें क्या करना दोनों को पढ़ के हटाओ इसको।
क्रिया पे आते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। संस्कृत धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर धातु ना बनता है। पढ़ना, पढ़ना, चलना, क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है, वाक्य के कार्य को पूरा करने या हमेशा होने पर बताती है क्रिया। ऐसे शब्द को कार्य करना होगा बताने के शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक में आ माने नहीं, कर्म माने कर्म की रहित नहीं, जो सकर्मक में कर्म सहित। अकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म प्रयुक्त नहीं। चलना 16। सकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, लिखना पढ़ना। अब हम आपको अकर्मक सकर्मक बताते हैं। देखो पक्ष, जैसे ये लिखा खाना पीना सोना, देखना हम आपको सीधी पहचान करना बताते हैं। जैसे हमने कहा राम घर जाता है, देखो एक सेकंड, राम, ध्यान से सुनना, घर जाता है, ठीक है। तो अब हमने पूछा कौन घर जाता है, तो कौन, जब हमें क्रिया पता है हम क्रिया पे पहुंच गए। देखो हमें मेन बात करनी है क्रिया से, क्रिया पे पहुंच गए, जाना। क्रिया से क्वेश्चन करना है कौन जाता है, कौन शब्द लगाओगे तो कर्ता निकलेगा, तो राम जाता है कर्ता निकलेगा। कहाँ, क्या जाता है या कहाँ जाता है, क्या या कहाँ, ठीक है। तो क्या जाता है, घर जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, तो घर क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। क्रिया तो पता ही। अब देखो जैसे, तो देखो हमने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं, कौन उड़ता है भाई, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कहाँ से गिरता है, तो पक्षी, पेड़ से, ठीक है। तो कौन और क्या लगाया, क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, तो पत्ता कर्म हो गया। तो कौन और क्या, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ता है, पक्षी। कहाँ, देखो कौन और क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, कौन उड़ता है, तो पक्षी। कौन और क्या, कौन और क्या, दो शब्द लगाने हैं आपको क्रिया से। अगर क्रिया से कौन लगाओगे, जैसे राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है, राम। क्या खाता है, खाना खाता है, ठीक है। तो कौन लगाओगे, तो कौन लगाने पर आपको क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा, और क्या लगाओगे तो आपको कर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्रिया में कौन लगाया, कौन उड़ते हैं, पक्षी। क्या उड़ते हैं, पक्षी, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन गिरता है, क्या गिरता है, तो पेड़ से। कौन गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अकर्मक क्रिया यहाँ होगी। क्या का प्रयोग कर प्रश्न बना लें तो अकर्मक सकर्मक का पता लग जाता है। कर्ता धन कर्म करके पहचान कर लेते हैं, देखो वही सब बातें हैं। वाक का काल बदल कर पहचान भी लेते हैं। मोहन चलता है, अकर्मक क्रिया है, कर्ता और क्रिया। मोहन अखबार पढ़ता है, सकर्मक क्रिया हो गए, ठीक है। आगे देखो, यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य प्रयोग होता है तो भूतकाल ने का प्रयोग कर्ता के साथ होगा। यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया है तो वाक्य सदैव भूतकाल में होगा, और वाच्य और वाक्य सदैव कृतवाच्य होगा। ऐसे वाक्यों की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। यदि वाक्य में कर्म सजीव है और तो को प्रयोग है होता है, तो यदि वाक्य में कर्म निर्जीव है तो का प्रयोग नहीं होता है। मतलब सजीव है तो का प्रयोग, को का प्रयोग होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। बजाना बढ़ाना क्रिया के साथ सदैव को प्रयोग किया जाता है, कर्म चाहे सजीव हो या निर्जीव। सकर्मक क्रिया, दो कर्मक या बहुकर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई, एक कर्मक क्रिया। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, एक कर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो दो कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, माफ कीजिए। राधा गाय को चारा खिलाती है, तो गाय भी कर्म है, चारा भी कर्म है, तो दो कर्मक क्रिया। मालक ने नौकर को डांटा, एक कर्मक क्रिया। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्युदंड सुनाया, अपराधी को क्या सुनाया, मृत्युदंड, तो दो कर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद: संयुक्त सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, ऐसा कार्य होगा कि एक पद होगा तो इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता। संयुक्त क्रिया क्या होती है, यदि किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रिया का पद प्रयोग किया, संयुक्त क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यदि वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त हों तो उनमें से पहले प्रारंभ और पहले पूर्ण हो जाता है, बाद में प्रारंभ होकर चलती रहती तो क्रिया होती है जैसे पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सो गया मतलब पढ़ाई पूरी कर ली फिर सोया, दो क्रियाएं हैं, पढ़ना सोना, तो पूर्णकालिक क्रिया है। चूहा शेर के सही पर चढ़कर फुदकने लगा, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यदि वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे से कार्य करता तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं भाई,
चलो ये तो सब सजातीय ये आप पढ़ लेना। सजातीय क्रिया में कर्म संज्ञा सर्वनाम से नहीं बनता, या कर्म धातु से बनता है। सजातीय क्रिया में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते हैं। चले काल के आधार पर क्रिया के भी कुछ नहीं। चले अब अविकारी शब्द देख लेते हैं हम। अविकारी शब्द क्या होता है? वे सब जिन्हें लिंग वचन काल और कारक के आधार बदला ना जा सके अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? बेअविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। राम धीरे चलता है तो चलना क्रिया हो गई। क्रिया की विशेषता क्या है कि धीमे हो रही, तो क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण का महत्व क्या है? महत्व से क्या करना हमको? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अधिकारक होकर यदि अधिकारक को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक क्या है? क्रिया के होने का समय बताने वाले विशेषणों को कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल माँ इस तरह हो गए। स्थानवाचक क्या होते हैं? क्रिया के होने का स्थान, दिशा का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं वो स्थानवाचक विशेषण होते हैं। परिणामवाचक क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण को परिणामवाचक कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया के होने के ढंग का तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक कहते हैं। आगे तो चले अब हम आते हैं संबंध बोधक अवयव के। संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसमें क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। अवयव बोध कराने वाला अवयव होता है, ठीक है। संबंध बोधक अवयव देख लीजिए अब भाई आगे। हाँ, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनका प्रयोग दो संज्ञा सर्वनामों को जोड़ने हेतु किया जाता है। राधा के बिना कान्हा परेशान है, तो संबंध बोधक है। के बिना, राधा के बिना संबंध बोधक हो गया। तो संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं हेतु, लिए, कारण, खातिर, मारे, चलते, संग, साथ, सहित, उच्चार, बिना, वगैरह, लाशा पढ़ सकते हैं आप। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? अव्यय समुच्चय बोधक अवयव समूह का बोध कराने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। शब्दों का सार्थक समूह हो उपवाक धन वाक्य हैं। अगला देखो, समुच्चय बोधक का प्रयोग अपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समुच्चय बोधक के अव्यय दो प्रकार के, समानाधिकरण या व्याधिकरण। अगला देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय लेकिन, और, मैं, परंतु, तथा, व, एवं, वरन, बल्कि, इसलिए, जो, जिन्हें आदि शब्दों से बनते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? आशय, अचरज आदि का बोध कराने वाले विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य आरंभ में होते हैं वाह ऐसे शब्द करके, हाइपन साइन लगा होता है इनमें, ये वाला चिन्ह लगा होता है, ये ऐसी बिंदी, ऐसी बिंदी। अगला देखते हैं, विस्मयादि बोधक अरे, अजी, ओ आदि शब्द आते हैं। संबंध बोधक क्या होता है? एक ही वाक्य दो पदों के मत। समुच्चय बोधक क्या है? दो वाक्यों के मत। विस्मयादि बोधक वाक्य आरंभ में, क्रिया विशेषण क्रिया के ठीक पहले। आगे चलते हैं। इस प्रकार से आपकी हिंदी की क्लास खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। रस, छंद, अलंकार, तुम्हारा जो भी शेष हिंदी का पाठ रह गया है उसमें मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।